स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारुशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या अब इंटरनेशनल इश्यू बन चुकी है। वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुओं के साथ इतने बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा ने भारत के हिंदुओं को भी जगाया है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेश की घटना पर भी मौका दिखाई दे रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का रोल साफ नजर आ रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस के कुछ नेता अजब सियासी बोल रहे हैं। हिंदुओं के साथ हो रहे टॉर्चर को वो भारत के अल्पसंख्यक समुदाय से जोड़ रहे हैं। इसके लिए भी वो बीजेपी और आरएसएस को ब्लेम कर रहे हैं। मोदी विरोध में वो बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या के लिए बांग्लादेश की कट्टरपंथी बर्बरता की सारी हदें पार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता बीजेपी विरोध का जुमला फैला रहे हैं। 2 दिन से देश के अलग अलग शहरों में लोग बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन किए गए, लेकिन कांग्रेस के नेता इसमें भी सियासी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आज मुकाबला में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बहस कि क्या हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है। सबसे पहले आपको दिग्विजय सिंह की बात सुनवाते हैं, जो कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है उसी का रिएक्शन बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और सुनवाएंगे आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी, जो विपक्ष से पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश की घटनाओं पर चुप्पी क्यों है। बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर जबरदस्त सियासत अपने देश में हो रही है। हिंदू संगठनों का गुस्सा है जो आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेगा, और उस पर अजीब और गरीब बयानबाजी विपक्ष के नेताओं की तरफ से की जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज खान, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर, और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में रोहन गुप्ता जी बीजेपी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। बड़ा साफ पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीडीए की बात करने वाले आप तमाम लोग, बांग्लादेश में एक दलित युवक की निर्मम जलाकर हत्या कर दी जाती है, एक लाइन नहीं कहते आपके नेता, शोक तक व्यक्त नहीं करते आपके नेता, ऐसा क्यों? मुझे इस बात की बड़ी चिंता हो रही कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना दम्भ भरती थी, अब विपक्ष का मुंह देख रही है बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए, या विधानसभा में भाषणबाजी होगी। लाल आंखें दिखाना चाहिए था बांग्लादेश को। आपने कहा कि प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदर्शन की क्या जरूरत है?
सरकार अब जिम्मेदारी ले और सरकार बात करे बांग्लादेश से, बुलाए बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयुक्त करे, बांग्लादेश के आयुक्त को, उसके डिप्लोमेट को बुलाए और बुला के उससे पूछे ये ऐसा क्यों हो रहा है, और बांग्लादेश को लाल आंखें दिखाए। ये जिम्मेदारी से क्या सरकार भाग के विपक्ष की बात करेगी? माने सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बातें करना है। और हम तो फिर कहते हैं घुसपैठियों को निकालिए ना, किसने रोका घुसपैठियों को मत निकालिए, खाली भाषण होगा, निकालेंगे नहीं। कितने निकाले 2014 के बाद से आज तक? डाटा भी बता देते, उत्तर प्रदेश से कितने निकाले वो भी बता देते, देश से कितने निकाले वो भी बता देते। ये जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो माहौल बनाती है, मैं तो कहता हूं बांग्लादेश को लाल आंखें दिखाना चाहिए था, बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए था, बांग्लादेश की सरकार से पूछना चाहिए था कि आखिर ये घटना कैसे हो गई। विपक्ष की बात कर रहे हैं, सत्ता में कौन है? सत्ता में विपक्ष है क्या? विपक्ष तो कह रहा है, विपक्ष तो जब यहाँ पे आपने देखा जब यहाँ पहलगाम की जब घटना हुई तो विपक्ष आपके साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था? विपक्ष ने कहा आप आगे बढ़िए, हम सबक सिखाते हैं पाकिस्तान को। आज भी विपक्ष आपके साथ खड़ा है, बट आप आगे तो बढ़िए। आपसे विपक्ष को टारगेट करेंगे। अनुराग भदौरिया जी यही सवाल पूछ लेते सरकार से भाई, जब सरकार, सुनिए ना एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, ये सरकार आपके मुताबिक कुछ नहीं कर रही, ये सरकार आपके मुताबिक लाल आंख दिखाने का सिर्फ ढोंग करती है। अरे यहीं पर एक्सपोज कर देते, यही सवाल पूछ लेते, सरकार से पूछते कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आपने तो इस मुद्दे को उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। अरे अभी भी आप हिंदू लड़के की मौत पर कुछ नहीं बोले हैं। अनुराग जी, सरकार को आपने कटघरे में खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल पूछिए, विपक्ष होने के नाते आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम कुछ संवेदनाएं तो व्यक्त कर देते जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर। मैंने आपसे बोला कि सरकार को लाल आंखें दिखाना चाहिए, तो क्या आप समझ में नहीं आ रहा है आपके? ये आपने सोच लिया है कि नहीं हमको तो अपनी बात कहनी है, जो वो कह रहे हैं वो नहीं सुनना है, हमको सत्ता पक्ष की बात कहनी। लाल आंखें का मतलब क्या होता है? मैं अनुराग भदौरिया नहीं हूं ना, मैं प्राची पाराशर हूं, मैं सुनती भी हूं और सवाल भी करती हूं। ये आदत तो अनुराग भदौरिया जी की है कि जो सोच कर आए हैं वही बोलना है, फिर चाहे उसमें बांग्लादेश की बात करते करते चुनाव आयुक्त आ जाएगा, पहलगाम की बात करते करते पुलवामा आ जाएगा। वही पूछ रही है ना, वो आपकी आदत है, आप रट्टा मारते हैं इसलिए आपको चुनाव आयुक्त की याद आती है। आज के मुद्दे पर भी आपको चुनाव आयुक्त की याद आती है, जबकि आज बांग्लादेश का मसला है। तो ये आपकी आदत है, आप रटते हैं, मुझे पता है, इसलिए आपसे आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। हो गया आपका एजेंडा चला लिया आपने, एजेंडा आप चलाते हैं। हो गया एजेंडा चला लिया। नहीं, अभी नहीं हुआ है, आगे भी होगा। अभी ऐसे ही सवाल और आएंगे आपको याद आ गया, मैं समझ गया आपके वहां बोल रही है सब, क्योंकि आपको मुद्दे को हल्का करना है। अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी मोनोटनी चलाना चाहते हैं, आपको लगता है आप आएंगे, आप जो बोलेंगे डिबेट उसी हिसाब से चलेगा, तो नहीं होगा। दो शब्द नहीं निकले आपके बांग्लादेश के हिंदुओं पर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमारे सरकार से सवाल पूछिए, जितने तीखे सवाल पूछने पूछिए, मैं भी पूछूंगी आज हमारे हिसाब से कैसे चलेगा? लेकिन हम तो देश के मुद्दा उठाएंगे, कहां से उठेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, हमारे हिसाब से कैसे चलेगा? हम AQI की बात करेंगे, आप नहीं सुनेंगे, हमारे हिसाब से चलेगा ही नहीं। हम अरावली की बात करेंगे, आप नहीं सुनेंगे। हम बांग्लादेश में कहीं लाल आंखें दिखाओ, बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए, नहीं चलेगा। चर्चा करना चाहती हूँ, लेकिन आपके नेता बताएंगे हिंदू दोषी है, बिल्कुल नहीं चलेगा आपके हिसाब से। मुद्दों पर रहिए, मुद्दों पर बात करिए और मुद्दों पर ही जवाब नहीं चलेगा। रोहन गुप्ता जी, नहीं चलेगा, सही कह रहे हैं, विपक्ष के हिसाब से नहीं रोहन चलेगा। गुप्ता जी, अनुराग भदौरिया जी की शिकायत है सरकार में आप, सत्ता में आप, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं के हितैषी आप, लेकिन उम्मीद आपको विपक्ष से है कि विपक्ष बोलेगा तभी कुछ होगा। नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है, विपक्ष से उम्मीद तो देश की जनता को भी नहीं, इसीलिए विपक्षी नेता देश के बाहर जाके अपना एजेंडा चलाने का प्रयास करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी और सरकार स्टेप लेगा। मैं इनकी असलियत आपके सामने 2 मिनट में बेनकाब करता हूं। जब CAA का समय आया, CAA बिल्कुल जो हमारे माइनॉरिटी बाहर हैं देश के बाहर, उनको अधिकार देने की बात थी, इनको भी इसने तुष्टीकरण में जोड़ के दे दिया। इनसे आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए स्टेटमेंट करेंगे? इनकी तो राजनीतिक लुटिया डूब जाएगी, इनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी अगर इन्होंने कुछ भी बोल दिया। वहां मानव अधिकार की बात नहीं होती है। गाजा पैलेस्टाइन में लोग बैग ले लेके घूमते हैं, तब मानव अधिकार की बात होती है। बांग्लादेश में कुछ होता तो मानव अधिकार की बात नहीं होती है, क्योंकि वो मानव अधिकार की बात करेंगे तो उनकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। यही तो आपत्ति है। आप कुछ नहीं कर सकते विपक्ष में, पर कम से कम अपनी जो छवि तो ऐसी बनाइए कि देश की जनता आप पे भरोसा करे। वो विजुअल किसी ने भी देखा होगा प्राची जी, वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी राष्ट्रवादी होगा, जो भी मानवता में विश्वास रखता होगा, वो उस वीडियो को क्रिटिसिज्म करने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। ये लोग उससे भी आगे चले गए,
इसमें भी राजनीति लेके आ रहे हैं। कभी तो मानवता के साथ रहिए, हर बार क्यों आपको राजनीति करनी है? हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को भी इस तरीके से बर्बरता से मारा जाए, उसका विरोध होना चाहिए। उस समय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या आपने मदनी को बोला जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमको सुप्रीम कोर्ट से विरोध है, तब आपने क्या किया? आज के दिन भी राजनीति का समय है। मुझे नहीं लगता है प्राची जी, कोई भी देश का नागरिक होगा, कोई भी पार्टी होगी, कोई भी धर्म होगा, कोई भी वो व्यक्ति होगा, इस नहीं रोहन जी, राजनीति का समय नहीं है, बिल्कुल राजनीति का समय नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा है, ये समय ऐसा है कि आपको ये बताना होगा देश के सामने कि अगर हिंदू अंडर अटैक है, बांग्लादेश को सबक सिखाइए। आप विपक्ष को सबक सिखा रहे हैं, ये अंडर अटैक है अगर हिंदू बांग्लादेश में, तो आप लोगों का स्टैंड क्या है? अनुराग जी के पास आप लोगों का स्टैंड क्या है? आप हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपको देश को बताना होगा ना। रोहन गुप्ता जी, जब सीएए की बात की थी तब किसके लिए रक्षा की थी? हिंदू। अरे बीच में मत बोले तोते की तरह, आप हरे कपड़े पहनते तोते की तरह बीच में मत बोलिए, हर बार बंद कर दीजिए। हरे कपड़े पहनने से कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, प्लीज मुझसे मत बोलिए। प्राची जी, इनको चुप करवाइए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। ये इनकी स्टाइल है, मेरी स्टाइल नहीं है। ये जिस प्रकार से बात करते हैं, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज हिंदुओं की हत्या पे एक शब्द नहीं बोल पा रहे और सीए का विरोध क्यों कर रहे थे? बताइए अनुराग पटिया, आप जो यहाँ की बड़ी बड़ी भाषणबाजी करते हैं, आपको आनी चाहिए, हमें आनी चाहिए। हम कहते हैं सबक आपको बांग्लादेश को सिखाना है, सबक आप विपक्ष को सिखा रहे हो, आप विपक्ष को धमका रहे हो कि विपक्ष ने नहीं बोला, विपक्ष ने ये नहीं किया, विपक्ष बांग्लादेश में नहीं है, सरकार आपकी है। मैं आपसे कहता हूँ, विपक्ष के नाते कह रहा हूँ। अच्छा रुक जाए, रोहन गुप्ता जी और अनुराग भदौरिया जी रुक जाएं, सेंसिटिव इशू है और बांग्लादेश ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बड़ी डराने वाली हैं। उस पर अगर ऐसे तूतू मैमे की बहस करेंगे तो कोई हल नहीं निकल पाएगा, कोई चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। अभी मुझे तहसीन पूनावाला जी से बात करनी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो एक कदम क्या 10 कदम आगे बढ़ गए हैं। तहसीन जी, क्यों लगता है ये कि ये एक्शन का रिएक्शन है? शर्म नहीं आती क्या कंपैरिजन करने में? भारत को बांग्लादेश से कंपैरिजन किया जा रहा है कि यहां जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसी का रिएक्शन है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भारत में? प्राची जी, अव्वल तो दीपू दास जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहता हूँ और वर्तमान सरकार से ये हाथ जोड़कर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई बहन बांग्लादेश में पीड़ित है, जो अल्पसंख्यक वहाँ पर पीड़ित है, उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि कोई ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए और भारत और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं है। और वर्तमान सरकार का ये कर्तव्य है, ये फर्ज बनता है कि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक पर परेशानी आई है, कठिनाई आई, उनके लिए जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाए। अब मेरे अच्छे मित्र रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि हमने सीए का विरोध किया। प्राची जी, आपके माध्यम से मैं दो चीज कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। सीए समाधान नहीं था, सीए एक सिटीजनशिप कानून है। अगर आपने, क्योंकि वर्तमान सरकार ने उसका डेडलाइन भी बढ़ा दिया है, उसका डेडलाइन 2024 31 दिसंबर 2024 है, हम 2025 के दिसंबर में, तो वैसे ही अब वर्तमान में जो हिंदू वहां पर पीड़ित है उनको वैसे नागरिकता नहीं मिलेगी। और नागरिकता के लिए अगर सीए के रूल्स पढ़ ले, कम से कम 6 साल तक आपको भारत में शरणार्थी होना पड़ेगा, तब आपको नागरिकता मिलेगी, वरना आपको 11 साल में मिलती है। ये सीए का कानून संक्षेप में। तो सीए का कानून का कोई मतलब नहीं होता। हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, एक रेफ्यूजी कानून बनाया जाए, एक रेफ्यूजी कानून जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हम डील कर सके। लेकिन अगर इस सरकार से कोई बात करे, इस सरकार के साथ कोई बात करे, कोई पॉजिटिव सजेशन दे, ये सरकार लेना ही नहीं चाहती। और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी पैलेस्टाइन के बैग के साथ बांग्लादेश के हिंदुओं के भी बैग कैरी कर रही थी, वो मेरे भाई रोहन भाई भूल गए। नहीं तहसीन जी, वो तस्वीरें भी याद है हमें और उन तस्वीरों पर खूब चर्चा की है हमने। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया दीपू दास जी के लिए, वो भी हमने दिखाया है। थैंक यू प्राची जी, वो भी हमने दिखाया है और उस पर भी चर्चा की है। लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे नेता, सीनियर लीडर है ना दिग्विजय सिंह, तो तहसीन पूनावाला जी, वो नेता अगर भारत का बांग्लादेश से कंपैरिजन कर देंगे तो क्या संदेश दे रहे हैं आप जनता को? यही तो मैं बड़े जिम्मेदारी से एक चीज आपके शो पे करूंगा। मैं 10 सेकंड ले लूंगा, फिर आपको दे दूंगा। आप काउंटर करेगा। हाँ बोले तहसीन बोले। 10 सेकंड ले लूंगा, फिर आप बोलिए। हाँ 10 ही सेकंड लूंगा। मैं बड़े जिम्मेदारी से एक चीज कहता हूं प्राची जी, कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता है
जो बार बार वही सेम लोग हैं जो स्टेटमेंट देते कांग्रेस का नुकसान करते हैं। उसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी आते हैं। ऐसे स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं थी। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने एक स्टैंड लिया है, आपका कर्तव्य बनता है उस स्टैंड के साथ लो। भारत में मैं मुसलमान हूं, हमारे साथ क्या होता कहने, तब मुसलमान के लिए भारत से अच्छा कोई मुल्क नहीं, ये हम अपना देख लेंगे। भारत और बांग्लादेश का कोई कंपैरिजन नहीं आपके शो पे। ये आदत सी बन गई है कि किसी भी देश का एग्जांपल लेकर अपने देश को बदनाम करने लगे और सरकार अपने देश पर ही सवाल खड़े करने लगे। लेकिन क्या कांग्रेस को नहीं चाहिए कि ऐसे नेताओं का संज्ञान तो ले ले, कम से कम एक स्टेटमेंट तो जारी कर दे, कुछ तो बता दे कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता जब ये कहते हैं तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? खामोश क्यों हो जाती है कांग्रेस? फिर आ रही रोहन जी, फिर आ रही प्राची जी स्टेटमेंट किसी ने दिया नहीं दिया, ये तो कारण नहीं हो सकता कि रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, ये तो कारण नहीं हो सकता बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद ना करो। तहसीन जी, आप आपकी जिम्मेदारी पूरी करो ना, वो तो सरकार कर ही नहीं रही है। अरे सर, तो जिम्मेदारी पर सवाल भी तो विपक्ष पूछ ले, दबाव तो बनाए कम से कम सरकार पर। ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही। चलिए आपके पूछ रहा हूं ना मैं, उसका जवाब भाई, ये तो कर ही नहीं रही आपके नजरिए में कुछ भी। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं वो तो बहुत बड़ी बात है ना, वो तो शर्मनाक है। कांग्रेस तो अपनी जिम्मेदारी निभाए ना, ये कह देने से कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन इस पर कोई तो स्टैंड क्लियर करे ना, देश की सबसे पुरानी पार्टी के अपने देश को बदनाम करने पर आमदा क्यों हो जाते हैं ऐसी घटनाओं पर? तो भाजपा तभी स्टैंड लेगी जब कांग्रेस कोई बात कहेगी। भाजपा खुद से उनका शासन करने की जिम्मेदारी नहीं है। प्राची जी, कंपैरिजन नहीं मैं यही कह रहा हूं, भाजपा अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह जी गलत है, लेकिन भाजपा क्यों भाग रही है? नेता ऐसे बयान दे देते हैं कि तहसीन पूनावाला जी, जो आप साफ साफ बोलने वाले हैं, वो भी भाग रहे हैं अब इस मुद्दे से, शिफ्ट हो जा रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तब क्या आप कंपैरिजन कभी करते नहीं? मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं दिग्विजय जी गलत है। अरे जब मैं कांग्रेस का स्टैंड पूछ रही हूँ तो आप बीजेपी पर चले जा रहे हैं ना। दिग्विजय जी गलत है, आप कह रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नहीं कहा है। छोटा जवाब दीजिए कांग्रेस का स्टैंड श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। प्राची जी, हमारे साथी तहसीन भी यहाँ पे बैठे हैं। अगर उनका स्टैंड कांग्रेस का स्टैंड होता तो वो कांग्रेस में होते हैं ना, राजनीतिक विश्लेषक क्यों होते? और दिग्विजय सिंह जी सुनेगी कांग्रेस की, इनकी सुनेगी नहीं? सुनेगी इनकी, क्योंकि यही तो मानसिकता है कांग्रेस की। ये जो दरबारी है, मैं वापस यूज कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये मत समझिए प्राची जी कि ये बयान सिर्फ ऐसे ही दिया गया है। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़े होकर इतने बड़े नेता ये स्टैंड देते हैं और वहां क्रिटिसाइज करने की जगह भारत को वो बांग्लादेश बता रहे हैं। इससे बड़ी क्या आप उनसे अपेक्षा रख सकते हैं? यही तो मानसिकता है। और कोई भी बड़ा नेता उसका क्रिटिसाइज नहीं करता है। क्यों? अगर आपकी पार्टी की विचारधारा है तो उनका खंडन करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की हिम्मत होगी पार्टी के आला कमान की परमिशन की बात करेंगे? ऐसे नेताओं को तो आप भी धन्यवाद कहिए ना। ऐसे नेता बयान देते हैं और आपकी जिम्मेदारी से नजर हट जाती है। आपको भी मौका मिल जाता है गोल 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 घुमाने का। भाई सीधे मुद्दे पर आप भी बताइए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? प्राची जी उसी पे मैं वापस कह रहा हूं। अभी जी दिग्विजय सिंह जी ने बात की, राहुल गांधी ने बात की कि हमारे देश में लोग आपस में झगड़ेंगे या लड़ेंगे। क्या आपको क्या लगता है ये कोई विपक्ष की पार्टी की स्टेटमेंट हो सकती है? नहीं होनी चाहिए ना। आप देश के साथ खड़े रहिए। बिल्कुल सरकार अपना काम करिए। उसके अन्वय को भी बुलाया गया, प्रधानमंत्री जी ने बात करके क्लियरली एश्योरेंस दिया कि अब माइनॉरिटी के साथ नहीं होगा। ठीक है, मैं समझती हूँ, मैं इस मसले को समझती हूँ। ये जो कंपैरिजन हमारे देश में किया जाता है फैज खान साहब, ये इसके पीछे की मानसिकता क्या समझ में आती है? इससे किसको खुश करना चाह रहे हैं, या वाकई में हमारे देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति ऐसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान आलम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 24 दिसंबर 2002 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन हुआ था। आज 23 वर्ष पूरे हो गए हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 23 वर्ष पूरे होने पर मैं मोहम्मद फैज़ खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक, ये कहता हूँ कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। पूरी दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित हैं तो वो भारतवर्ष पे हैं। और कोई ये कहता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है मुसलमान, तो वो अल्लाह का नाशुक्रा है, थैंकलेस पर्सन है वो, और अल्लाह उसको जहन्नम की आग में जलाएगा जो ये कहे कि भारत जैसी जन्नत में रहकर वो असुरक्षित है। तो दिग्विजय सिंह जिस वर्ग को खुश करने के लिए कह रहे हैं ना, मैं उसी वर्ग से आता हूं और उनके इस बयान से बहुत दुखी हुआ हूं। अब आपकी तुष्टीकरण की राजनीति, इफ्तार पार्टी की राजनीति, टोपी पहन के टोपी पहनाने की राजनीति दिग्विजय सिंह जी नहीं चलेगी। सत्ता से बाहर रहने के कारण प्राची जी ये काफी हद तक मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। विक्षिप्त बोलूंगा, आपको बीप करना पड़ेगा, डिस्टर्ब हो गए हैं।
तो इनसे ये निवेदन है, घर बैठे आराम करें, देश में आग लगाने वाली बातें ना करें। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इसलिए बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। अरे मुसलमानों की जनसंख्या भारत में बढ़ती जा रही है, अनुपात बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध लगभग समाप्त हो गए, और जो हैं भी वो दलित समुदाय के हैं। और उनको आज भी, पाकिस्तान में भी यही स्थिति है, आज भी उन लोगों को केवल साफ सफाई, स्वीपर और मैला उठाने का काम हिंदुओं को वहां पर यही दिया जा रहा है। यह प्रयोग जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ ये पहले भी जिन्ना कर चुके हैं, और दलितों की हालत वहां बद से बदतर हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। हिंदुओं में भी जो हमारे दलित भाई हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिंदा उसे जला दिया गया। केवल किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उसने कह दिया कि भाई इसने ईश निंदा कर दी, इसने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अपशब्द कह दिया, और भीड़ ने मिलकर पहले पुलिस के पास वो गया। पुलिस ने खुद, वीडियो सारे हम देख रहे हैं, भीड़ के हवाले सौंप देते हैं। मोहम्मद यूनुस से जितनी जल्दी हो सके नोबेल का शांति पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए। फिर मैं कहता हूं, इसे माइक्रो क्रेडिट के लिए नोबेल प्राइज दिए गए थे। ये माइक्रो से आगे, मतलब छोटी सोच से आगे कुछ सोच ही नहीं सकता है। विश्व बहुत आगे बढ़ चुका है, विश्व की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अपने यहाँ हिंदुओं को मारना, दंगे फसाद कर रहा, और ये आज से नहीं हो रहा है। दिग्विजय सिंह को पता होना चाहिए। तस्लीमा नसरीन ने जब उपन्यास लिखा लज्जा, उसमें उसने एक छोटी सी बच्ची का वर्णन किया कि ये दंगाई इतने उसके साथ अत्याचार करते हैं कि उसकी मां को कहना पड़ता है एक एक करके आओ। ये जुल्म की इंतहा आज से नहीं हो रही है, शुरू से हो रही है। और दिग्विजय सिंह का ये कंपैरिजन कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, शर्मनाक है। तहसीन भाई, जो भी हमारे वैचारिक मतभेद हो, आपको मैं सैल्यूट करता हूं कि आज आपने दिग्विजय सिंह के बयान का खंडन किया, और कांग्रेस को भी चाहिए कि दिग्विजय सिंह के इस शर्मनाक बयान का खंडन करे, क्योंकि किसी भी तरीके से ना ये मानवीय है ना भारतीय है। नहीं, आपने देखिए बड़ा स्पष्ट कर दिया कि इससे हमारे देश का मुसलमान हर्ट ही होगा, इससे दिग्विजय सिंह के साथ देश का मुसलमान नहीं जुड़ेगा। अब मुमताज आलम रिजवी जी, आप भी मुझे बता दीजिए, जब जब इस देश में बांग्लादेश की बात हो रही है, जब जब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात हो रही है, उन पर हो रहे अत्याचार की बात हो रही है, तो एक विशेष वर्ग में हमें सेलेक्टिव चुप्पी नजर आती है, इस पर अलग अलग तरीके के बयान नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्या हिंदुओं पर अत्याचार की बात करना गलत है? नहीं, प्राची जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए कि शुरू से हम लोग चैनलों पे भी और ऐसे भी कंडम करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप बार बार हिंदू मुस्लिम आप कह रही हैं, मैं कह रहा हूं ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी है। वहां मेजॉरिटी के लोगों ने माइनॉरिटी को मारा, ये फैक्ट है। और जहां जहां माइनॉरिटी को जो मेजॉरिटी के लोग मार रहे हैं वो गलत है, चाहे वो यहाँ हो या वहाँ हो, दुनिया के किसी कोने में हो। नंबर एक, इसको हिंदू मुस्लिम मत कहिए, ये माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी। एक मिनट, नहीं, गाजा पट्टी में या पैलेस्टाइन में जब विवाद हो रहा था, तो आप सब लोग निकले थे ना अपने घरों से बाहर। नहीं, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि इसे मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी कहिए। प्राची जी, माइनॉरिटी में कौन है? पैलेस्टाइन का मसला अलग है, वहां आजादी की लड़ाई चल रही है। बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई नहीं चल रही है। पैलेस्टाइन में 75 साल से लोग मारे जा रहे हैं, वहां लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप याद न जोड़िए। दूसरी चीज ये, एक मिनट फैज साहब, अभी आप दलितों को कोस रहे थे, तो जो यहाँ पे दलित मारे जा रहे हैं, बरेली में अभी दलित को मारा है, आपके मुंह से कुछ निकला? जब घोड़े पे दलित बैठ जाता है तो उसको मारते हैं। आपने कुछ कहा, बारात कोई लेके निकल जाता है उसको आप मारते हैं, मंदिर में जाने नहीं देते, ये आपने कुछ बोला? वर्ण व्यवस्था कहाँ है? तो इस तरह की बातें आप मत कीजिए कि मैं बोलूं। सुनिए मुमताज आलम रिजवी जी, आपको बुरा लगेगा, आपको बुरा लगता रहे, लेकिन सच को सच ना कहें, ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर आप जैसे लोग आकर हमारे देश को बदनाम करेंगे, अपने ही देश को बदनाम करेंगे, तो आप सवालों के कटघरे में खड़े हो जाएंगे। हम देश को नहीं बदनाम कर रहे हो, देश अपने आप, देश को वो लोग बदनाम कर रहे हैं जो देश की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात तो जाने दीजिए। आपने देखा कल ही रात हिंदू परिवार 8 सदस्य थे एक घर में, उनके घर में आग लगा दी गई। अरे पोस्टर चिपका दिए गए कि आप अपनी पूजा नहीं कर सकते, मंदिरों में नहीं जा सकते, अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इसे हिंदू वर्सेस मुसलमान क्यों ना कहूं मैं बांग्लादेश में? और मैं कह रही हूँ कट्टरपंथी सोच, मैं कट्टरपंथी सोच की बात कर रही हूँ। और अगर आप इसे मेरे देश से कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे मुमताज आलम रिजवी जी, तो आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। सरकार के साथ है।
नहीं, मैं कह रहा हूं कि फॉरेन पॉलिसी का मामला है। कई बार हमने कहा कि इसमें हुकूमत एक्शन ले, पूरा भारत हुकूमत के साथ इस मसले पर खड़ा है, क्या हमने नहीं कहा? लेकिन जब फैज खान इस तरह की मिसाल पेश करेंगे तो जवाब में हम क्या कहेंगे? फैज खान ने कहा कि ये जन्नत है, हम भी मान रहे हैं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जन्नत इसलिए क्योंकि यहां संविधान का राज है, लेकिन ये लोग संविधान खत्म करने की बात करते हैं। तुम्हारे दिल की बात आ गई थी जबान पे, बोलो क्या मैंने गलत कहा? मौलाना कौन जिम्मेदार है इसका? भारत को जन्नत कह के गलत कहा क्या? कि हम तो यही कह रहे हैं बार-बार जहर भरा था वो बाहर आ ही रहा था, पर रोक लिया ऐसे आपने। रहने दीजिए। लेकिन अगर इन लोगों के हाथ में है, आज से इसको जन्नत बनाए 70-75 रखोगे साल तब पहले उधर सत्ता जन्नत चली मिलेगी। जाती भारत तो को अगर आज जहन्नम देश का वही हाल होता तो जो उधर पाकिस्तान आपको और बांग्लादेश जन्नत का नहीं मिलने है। वाली। ये एक सच्चाई एक है, बात समझ ये लीजिए, सच्चाई है, क्योंकि आप देखिए 10 साल में क्या कर दिया देश का, विरोध कीजिए, कहां देश को ले जाकर खड़ा कर दिया। हर तरफ विरोध में नहीं खड़े हो जाइए। नफरत है। महमूद मदनी तक प्राची जी कह चुके हैं कि वहां मुसलमानों ने मारा है, इस्लाम को मानने वालों ने मारा है, लेकिन और हमारी बात नहीं नजरें करना सर से चाहता, नीचे झुक मैं जाती वो है। बात नहीं हम करना महमूद चाहता। मदनी के हमारा देश वैचारिक रूप से अजीम है, बहुत महान विरोधी है, है, लेकिन यहाँ आज हम संविधान सभी है, मंच पर जब जमहूरियत कह है, रहे हैं डेमोक्रेसी कि है, मुसलमानों में धर्म और सुधार हमें उस चाहिए, पे पूरा तो आज महमूद कॉन्फिडेंस मदनी है। जी भी इस लेकिन बात को मैं स्वीकार ऐसे रहे हैं लोगों को कि बर्दाश्त नहीं मुसलमानों के करूंगा द्वारा जो मारा गया, संविधान को हिंदुओं तोड़ना को चाहते मारा हैं, गया, मुमताज आलम जो रिजवी संविधान जी। को खत्म करना चाहते हैं। मुमताज आलम कैसे रिजवी बर्दाश्त जी। आलम रिजवी जी की कैसे नजरें बर्दाश्त मुमताज आलम करें ऐसे रिजवी नीचे लोगों नहीं को? झुक रही है। नहीं बर्दाश्त करेंगे। अच्छा रुकिए, मुमताज और आलम ये रिजवी आप जी। जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश के अंदर। मुमताज आलम रिजवी जी, लेकिन आप देश ने चर्चा नकार को दिया। कहीं से कहीं लेकर चले गए। ये विक्टिम कार्ड खेलने का आपका जो एक बिहेवियर है, मैं नहीं, कहीं जा से ही कहीं नहीं तक रहा नहीं है, ले ये गया। जा ही नहीं रहा है। आप प्राची जी, देख नहीं सच रहे आपको कि कहां सुनना पर पड़ेगा। आपको विक्टिम बनना है और मैं कहां पर ऐसे विक्टिम नहीं लोगों बनना है। को भाई बर्दाश्त देश नहीं को बदनाम करूंगा मत जो करिए लोग देश और को, बता दीजिए मुझे हमारे ऐसी कौन सी हिंदुस्तान घटना को, है। जमहूरी सुनिए, मुल्क को हमारे देश में पाकिस्तान की मुसलमानों की तरफ ले संख्या जाना पता है चाहते हैं, आपको? बांग्लादेश की अरे तरफ ले रुकिए, जाना चाहते हैं। हमारे देश में मुसलमानों की संख्या मैं पता ऐसे है लोगों को आपको? बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुमताज आलम रिजवी जी, आंकड़ों पर बात करिए, आइए बताइए, भारत में मुसलमानों की संख्या पता है तो आपको? इसीलिए तो प्राची जी हमारा देश अजीम है, महान है। हाँ तो ठीक है ना, बिल्कुल अब पता कहिए ना है, ये बात। इसीलिए अजीम फिर है, क्यों महान है। कंपैरिजन हिंदू करने महान लगे? है, जैसे ये लोग आज कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो प्राची जी। हिंदू यहाँ नहीं नहीं, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, मुसलमानों की मैं लेकर के आया हूँ दुनिया में वीडियो, सबसे ज्यादा कहिए तो है। मैं दिखा दूं आपको। पाकिस्तान में मुसलमान बहुसंख्यक हो गया, दिखाओ वीडियो, बांग्लादेश में देखिए मुसलमान वीडियो ये। बहुसंख्यक हुआ, क्या वो बताइए। और इस तरह के कितने बोलिए, वीडियो हिंदू मैं हमारे दिखाऊंगा, बड़े भाई तू से तो लूट बोले। है, अच्छा ठीक है, हम लौट उनका कर आते सम्मान हैं। करते हैं। तो अच्छा, रुक जाओ। मैं वही चाहता हूं कि ऐसे उनके लोगों को राज्य में अरेस्ट सबसे किया ज्यादा जाए। मस्जिद अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि रुक आज जाइए जब मुमताज जी। बांग्लादेश अनुराग में भदौरिया जी, मुसलमान है सबसे ज्यादा अनुराग भदौरिया जी, इस सोच पर तो आपको आपत्ति होगी ना? अनुराग भदौरिया जी, सरकार सुनिए, आप रुक जाए, मुमताज जी रुक जाए। इस सोच पर तो आपको आपत्ति होगी ना, जो अपने ही देश में बांग्लादेश की बात करके बांटने की काम करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, इस पर तो कम से कम बोलिएगा ना कि वो गलत है या सही है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब दिग्विजय सिंह ने बोल दिया, इसीलिए आप कोई बांग्लादेश के प्रति भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई अभी बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बोल दिया। ये तो कोई वो नहीं हो सकता ना। अभी देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष को यहाँ धमका सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश को नहीं धमकाएंगे। अरे सवाल आपको बांग्लादेश को धमकाना है, किसी के शब्दों का सहारा लेके उसकी ढाल नहीं बनानी है। वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहां की माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनसे बात करना, उन्हें कूटनीतिक तरीके से उनसे उनके अधिकारियों को बुला के आप उससे बात विरोध तो कर दो अनुराग भाई, तो इनको लाल आंखें दिखाइए, बजाय इसके कि आप विपक्ष को धमका रहे हैं। मतलब आपकी हिम्मत खाली विपक्ष को धमकाने में चलती है। वाह भाई वाह भाई, विपक्ष को अपने देश में विपक्ष को धमका लो, लेकिन बांग्लादेश को नहीं धमका पा रहे हो। अरे धमकाओ तो बांग्लादेश को धमकाओ ना, उसमें आवाज तेज करो ना रोहन जी। आपकी आवाज हो जा रही है, आपकी आवाज हो जा रही है, आपकी आवाज तो बांग्लादेश में तेज होनी चाहिए, तो आपकी आवाज विपक्ष में तेज होती है। कमाल है भाई। जो पावर मुमताज जी, रुके रुके, आपसे नहीं, अनुराग जी से बात चल रही है, सबकी आवाज डाउन। बोले भदौरिया जी, आप ही बोले। मैं अपनी बात कह लूं, कमाल है। कहें ना, आप ही कहें। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल क्या है। वो विपक्ष को यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष को धमका रहे हैं, लेकिन धमका नहीं पाते बांग्लादेश को। आपको धमकाना बांग्लादेश को है प्रभु। बांग्लादेश में हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको ला के दिखाइए। उनके कूटनीतिक के अधिकारियों को, जो यहाँ पे एम्बेसी है, उनके डिप्लोमेट को बुलाइए और बताइए कि इस तरह की घटना कैसे हो रही है, और उनकी ऊंची आवाज में पूछिए उनसे। अगर इस तरह की घटना होगी तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्लो टूट जाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको एक तो क्या धमकाया सरकार ने, मुझे ये बता दीजिए, और दूसरा ये इतनी देर से आप बोल रहे हैं सर, आप पहला जवाब आपने दिया, आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। एक बार आपने बांग्लादेश की घटना की निंदा नहीं की, एक बार दीपू दास का नाम नहीं आया, एक बार आपने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट को गलत नहीं ठहराया।
सरकार से सवाल पूछिए, पूछते रहिए, लेकिन गलत को गलत कहना तो सीखिए ना भदौरिया जी। हो गया? नहीं हुआ अभी, आप जवाब नहीं देंगे फिर पूछो। अब हो गया? मैं दीपू दास के बारे में सुन तो लीजिए, मैं दीपू दास के बारे में 1000 बार बोल चुका हूं और मैं यही तो कह रहा हूं सरकार से कि सरकार बांग्लादेश को धमकाइए। तो बांग्लादेश को किसके लिए धमकाने के लिए बोल रहा हूं? वहां माइनॉरिटी पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, उसी की तो बात कर रहा हूं ना। लेकिन आपको क्या है, आपको तो विपक्ष को दोषी ठहराना है। मैंने आप भी उसी में सत्ता के साथ खड़ी, विपक्ष की कमजोरी निकालनी, विपक्ष को दोषी ठहराना है। आपकी दिक्कत है भदौरिया जी, ये ड्रामा बंद कीजिए, ये आपकी दिक्कत ड्रामा है। नहीं ड्रामा चलेगा। आप करते हैं ना, बांग्लादेश को ड्रामा सबक आप सिखाइए, करते हैं, और जब आपका ड्रामा हो जाता है एक्सपोज और आपके पास कुछ नहीं होता तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, चलिए आइए ये बता देते हैं कि मुझसे जो सवाल पूछा वो एक एजेंडा है, एजेंडा आप चलाते हैं भदौरिया जी। आपने दीपू दास की घटना का जिक्र नहीं किया, आपने बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या पर कोई संवेदनाएं व्यक्त नहीं की, आपने दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट की कोई निंदा नहीं की। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन विपक्ष की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आंखें बंद कर लेगा गलत पर? सरकार अगर आंखें बंद करके बैठी है तो उठाइए ना, पूछिए ना सवाल। अरे विपक्ष पूछ तो भाई, तहसीन जी ने जैसे ही अपनी बात की शुरुआत की, सबसे पहले निंदा की कि नहीं की? आपने तो वो भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको तो इसमें बिजी रहना है कि आइए चलिए थोड़े से लाइक्स बटोर लेते हैं, एंकर से लड़ाई कर लेते हैं, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे। बोले भदौरिया। अरे प्राची जी, आप ही बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने कहाँ देती हैं? इतना कहाँ न्याय दे रही हैं आप ही बोल रहे हैं। मैं बोलना अभी शुरू करूंगा, आप रनिंग कमेंट्री करेंगे। आप मुझे बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? दिक्कत तो है, जैसे मैं बोलता हूँ आप पीछे से रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं, तो ये तो अन्याय विपक्ष के साथ वैसे भी कर रही हैं आप। अब फिर रनिंग कमेंट्री है, बोले कब से बोले जा रही है? हाँ देखिए, मैंने पहले ही बोला सीधे शब्दों में, जैसे ही आपने डिबेट शुरू की मैंने कहा ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि बांग्लादेश को, बांग्लादेश के अधिकारी डिप्लोमेट को बुलाए और लाल आंखें दिखाए कि वहां पे माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। पहला शब्द है। अभी भी मैं कह रहा हूं रोहन गुप्ता जी, आप हम पे टारगेट करना नया तरीका अनुराग भदौरिया जी ने ये निकाल लिया है कि आप बोलिए, कुछ भी बोलिए, रिपीटेशन पर बोलिए और ज्यादा बोलिए, लेकिन मतलब का मत बोलिए, कोई भी सॉलिड बात मत बोलिए, एक ही बात को रिपीट करिए। खैर, मुझे एक बयान सुनाना है, फिर चर्चा को यहां से आगे बढ़ाऊंगी। बांग्लादेश को लेकर चर्चा चली रही है, उधर उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे बांग्लादेश पर सेलेक्टिव चुप्पी विपक्ष की रहती है, तो मुख्यमंत्री ने यह भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई ना तो रुकी है ना आगे रुकेगी। आज यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी वो जमकर बरसे। उन्होंने अखिलेश यादव को आईना दिखाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी थी गुंडों और माफियाओं के सामने झुकना, लेकिन अब यूपी बदल चुका है, यहाँ ना दंगा है ना अराजकता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। क्या कहा सीएम ने आज विधानसभा में, ये भी सुनिए। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है ये हमारी सरकार ने तय किया। बेटी उस पक्ष की होगी, इस पक्ष की होगी, उसको न्याय मिलेगा। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। दो बातें हैं जो आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कही और दोनों ही बातें विपक्ष को संबोधित करते हुए कही है। मैं आ रही हूं रोहन जी, आपके पास आ रही हूं, आप ही इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अनुराग जी फिर कहेंगे जब मैं उनसे पूछूंगी कि आप धमकाते हैं विपक्ष को। अभी भी विधानसभा में खड़े होकर धमका रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। विपक्ष तो कह ही रहा है कि कार्रवाई करिए, हम साथ हैं, माफियाओं को खत्म करिए।
प्राची जी, पहले तो पूरी डिबेट आपकी खत्म होने आई, किसने किसको धमकाया पूरे देश की जनता देखती है, किसी ने किसी को नहीं बोला। 4 बार आपने उनको एक ही एक सवाल पूछा कि आप इसको क्रिटिसाइज करिए, फिर उन्होंने कहा नहीं सरकार लाल आंख दिखाए। बिल्कुल, उसके उच्चायुक्त को बुलाकर बोल दिया गया स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी बात की कि अगर ऐसा आगे कुछ भी हुआ हम नहीं टॉलरेट करेंगे। अनुराग जी को एक बार क्रिटिसाइज करने में आपत्ति क्या है? ये तुष्टीकरण की तो बात नहीं है। मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष की बात के यहां पे क्या फर्क पड़ता है, पर जब ऐसे मुद्दे पे जब देश एक होता है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तब आपकी एक एक क्लिप विपक्ष अपने वहां नैरेटिव बिल्डअप करने में यूज करता है। इनको समझ में क्यों नहीं आती? आप अपनी राजनीति करिए, तुष्टीकरण करिए, पर जब देश की बात आती है, जब भारत और बांग्लादेश की बात है, तब तुष्टीकरण कम से कम नहीं होना चाहिए। वहां पे कट्टरवाद के सामने की ये लड़ाई है। हम यहाँ पे भी कट्टरवाद के सामने लड़ रहे हैं, कोई मुसलमानों के सामने नहीं लड़ रहा। देश में लड़ाई कट्टरवाद के सामने है। जब देश में इनोसेंट 9 लोगों की हत्या हो जाती है बॉम्ब ब्लास्ट में, तब भी ये लोग नहीं बोलते हैं, तब भी ये बोलते हैं कि कोई जो युवा भटक गया। ये तरीका नहीं है। तुष्टीकरण की भी एक पराकाष्ठा होती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कट्टरवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उसमें आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं, उसमें आपकी विश्वसनीयता बची कुची भी खत्म हो जाती है। नहीं, ये आरोप तो आप पर लगता है रोहन गुप्ता जी, ये आरोप तो आप पर लगता है, यूपी की सरकार पर लगता है, जहां जहां आपकी सरकारें बुलडोजर चलाती हैं तो आप लोगों पर लगता है कि आप लोग धर्म जाति देखकर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। आप कह तो रहे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये सेलेक्टिव चलता है बुलडोजर उत्तर प्रदेश में। प्राची जी, अगर आपने देखा हो, योगी जी ने जो कहा, स्पेसिफिकली कहा अवैध कंस्ट्रक्शन, क्लियर कट कहा उन्होंने। और सरकारी जमीन, कहां पे इन्होंने किसी धर्म की बात की या जाति की बात की? ये तो सोच की बात है। मुझे बताइए, कोई भी राज्य सरकार होगी, आपने कहा बुलडोजर की बात है, क्या किसी की हिम्मत है किसी का वैध कंस्ट्रक्शन हो? उस पर देश की कोर्ट है, सब कुछ है। पर ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है, उसका कारण क्या है प्राची जी? अनुराग भदौरिया आज भी बोल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेशनल डिबेट पे कब से आप बोल नहीं रहे। जो बात तहसीन भाई ने बोल दी, नहीं बोल पा रहे, उनकी मजबूरी है। बोले अनुराग जी, इस पर तो बोलेंगे तो फेवरेट टॉपिक है बुलडोजर, तो फेवरेट टॉपिक है। बांग्लादेश पर ही तो घुमा रहे थे, बुलडोजर तो फेवरेट टॉपिक है भदौरिया जी का। बोलेंगे बोलेंगे बोले अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री की चेतावनी ठीक लगी आपको? बांग्लादेश पे भी बोला है कि सर, देखिए मैंने, आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिएगा। सवाल पूछूंगी सर, इसे रनिंग कमेंट्री आपको लग रहा है लगे? मैं सवाल पूछूंगी, बैठे कम से कम नहीं सवाल पूछे, लेकिन रनिंग कमेंट्री नहीं। रनिंग कमेंट्री नहीं थी, एक सवाल था। मुझे बोलेंगे, आप पूछ लो। नहीं, आप पर्सनल अटैक करते रहेंगे, मैं जवाब देती रहूंगी। ऐसे नहीं चलेगा, आप हर बार आएंगे पर्सनल अटैक करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले सवाल 3-4 इरिटेट आप करते हैं, इरिटेट आप करते हैं, परेशान आप करते हैं। आप सवाल पूछ लीजिए ना 3-4। फॉरवर्ड मत हो, फॉरवर्ड आगे। अच्छा 3-4 सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। पूछ लिया मैंने। आप सुनते नहीं ना, यही बात है। काम हो गया, अब मैं बोलूं। देखिए सवाल, देखिए सवाल है, बुलडोजर लखीमपुर खीरी नहीं गया था। बुलडोजर को क्या हो गया था जब वहां किसान को रौंद दिया गया था, क्योंकि बीजेपी का नेता का बेटा था, इसलिए बुलडोजर नहीं जाएगा। बनारस में बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के लड़के पकड़े गए थे लड़कियों के अन्याय में, तो उनमें बुलडोजर तो नहीं गया। सवाल तो यही पूछा जाएगा ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा सवाल? उसमें बुलडोजर क्यों काम नहीं करता? दूसरी बात, जिस तरह का जो झांगुर की बात करते, कोई भी झांगुर मांगुर जो भी था, ये सरकार तो इनकी थी। इनके सरकार में घर बनाया, इनके सरकार में फला फूला। वहां का डीएम, एसडीएम, एडीएम, एसपी और डीएम क्या कर रहे थे? जिम्मेदारी तो इनकी थी ना। कब सिर्फ का धंधा चल रहा है या काला धंधा चल रहा है सालों से, सरकार भारतीय जनता पार्टी के आवाज विपक्ष उठा रहा है कि आप पकड़िए, आपने पकड़ लिया तो बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। पहले तो बुलडोजर पहले फट से पहुंच जाता था, अब बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। और इस बुलडोजर, आपने गलत बुलडोजर चलाया तो उस पर आवाज उठाई थी, तो कोर्ट माननीय न्यायालय से भी 10 लाख का आपको जुर्माना लगा था उसका घर बनवाने के लिए। याद होगा आपको, आप शायद भूल गए इस बात को। हम जब उठाते हैं बुलडोजर पे बात, जब अन्याय के खिलाफ, जब आप न्याय के लिए चलाते तब नहीं, जब अन्याय के लिए बुलडोजर चलाते, अन्याय करते हो तब हम आवाज उठाते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे कब सिर्फ में जिस तरह से यहाँ पे काला बाजारी हुई है, उसमें बुलडोजर चलाई, हम आपके साथ खड़े हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, कहां अन्याय हुआ बुलडोजर से? बिल्कुल पूछिए। बोले भदौरिया जी, बोले। मैंने, सुन लीजिए, मैंने बोला लखीमपुर में बुलडोजर गया, बस इतना बता दीजिए। हाँ या ना? अन्याय कहाँ हुआ ये बताइए लखीमपुर में वहाँ किसानों को रौंदा गया, किसान की मौत, बुलडोजर गया, इससे बड़ी घटना तो नहीं हो सकती। अरे सुनिए, अभी रुकिए इस पे। अरे सुनिए, अरे रुक रही हूँ मैं आपकी तरफ भागती नहीं हूँ, मैं आपकी तरफ भागती नहीं हूँ। सुनिए ना, आप जो सुनना चाहते नहीं सुनना। ये बताइए अन्याय कहाँ हुआ बुलडोजर? कोई बात नहीं, कहीं नहीं हुआ, सब न्याय है, ठीक है। जब आपको सुनना ही नहीं है अनुराग जी के पास, तो ऐसे ही करते हैं। आपको याद है या नहीं? मैं आ रही हूँ तहसीन जी के पास, नहीं है आपके पास जवाब, इसलिए आप उलझा कर
रखना है, आपको रनिंग कमेंट्री करनी है, और ये समय खाने का बहुत अच्छा तरीका है आपका भदौरिया जी। थोड़ा आवाज डाउन रखिए, इनका आवाज डाउन रखिए। तहसीनपुरा वाला जी, बचाना है इसलिए बचा ले जाओ। तहसीनपुरा वाला जी, रुक जाए भदौरिया जी प्लीज, आपके साथी हैं, उनको तो बोलने दीजिए कम से कम, उनका समय तो मत खाइए, बाकियों का समय खाना आपको आता है। आवाज डाउन रखिएगा भदौरिया जी का। मैं सवाल पूछ रहा था। तहसीन जी, जब कोई सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता है कि अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई छांगुर हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हस्ती क्यों ना हो, क्या इस बात पर आपत्ति हो सकती है? अवैध कब्जों पर क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? प्राची जी, दिक्कत यहाँ है ही नहीं कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है या नहीं चल रहा, वो उनका कर्तव्य है कि चलना चाहिए। लेकिन जैसे अनुराग भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो अवैध कब्जे कब हुए, सरकार में किसने उनकी मदद की? जो डीएम थे, जो वर्तमान वहाँ पे अफसर थे, उन पर क्या कार्रवाई हुई? अगर मैं एक सरकारी ज़मीन पे, मसलन मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मैं कोई सरकारी ज़मीन छीन लूँ, उस पर मैं कोई बिल्डिंग बनाऊँ, तो वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो इन्वॉल्व हो गए, उन पे क्या कार्रवाई हुई? क्या ये भी विपक्ष ना पूछे? ये हर बात जो माननीय मुख्यमंत्री असेंबली में कहते हैं, क्यों ऐसे कहते कि विपक्ष उनके खिलाफ है? कोई विपक्ष उनके खिलाफ नहीं, लेकिन क्या वो न्याय के साथ है? आज के दिन हम ये डिबेट कर रहे हैं जब कुलदीप सेंगर की सेंटेंस सस्पेंड हो गई है उन्नाव में। आज के दिन हम कर रहे हैं जब हाथरस के अंदर जिस बेटी को का गैंग रेप हुआ, आज भी जो लोग ने कहा कि उसका गैंग रेप नहीं हुआ, वो लोग आज भी टेलीविजन चैनल्स पे जाते कहते कि झूठ कहते हैं। ये बीजेपी और ये वहां पे उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है। फिर मैं आता हूं बांग्लादेश के मुद्दे पर। देखिए, अगर सीए जैसा कानून पाकिस्तान या बांग्लादेश में आता है और कहते कि जो भी पीड़ित मुसलमान है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिकता ले, एक भी नहीं जाएगा। भारत से अच्छा कोई मुल्क है ही नहीं मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमानों की बात क्यों हो रही है? वहां पे हिंदू पीड़ित है। यहां पर जब लास्ट टाइम हिंदू पीड़ित थे बांग्लादेश में, 13 दिन में एक नया मुल्क बना था बांग्लादेश करते, ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ दिया गया था। दुनिया के इतिहास में, चाहे पुराना इतिहास हो चाहे वर्तमान इतिहास हो, मॉडर्न इतिहास, कई बार एक नया देश 13 दिन में नहीं बनाया, भारत की सरकार ने बनाया था। आज भारत की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ आके आप वहां के डिप्लोमेट्स को बुला के आप उनको लाल आंख दिखा रहे हो? भाई एक्शन लीजिए। रेफ्यूजी पॉलिसी क्यों नहीं बनाए? उनको टेम्पररी आप शरणार्थी क्यों नहीं बना रहे हो? कोई तो आप बात कीजिए, कुछ तो आप बात कीजिए। क्या प्रेशर कर रहे हो? प्राची जी, मुझे सौभाग्य मिलता आपके शो पे आने का। पिछले 1 साल से मैं मुद्दा आपके शो पे उठा रहा हूं, आपके साथ उठा रहा हूं। बांग्लादेश में प्लान बी क्या है? ये आपके शो में मैंने 8 से 10 बार पूछा है, आज तक कोई प्लान बी नहीं। आज ये हालत हो गई है बांग्लादेश की। इसके लिए भी अखिलेश यादव जी जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है, प्रियंका गांधी जिम्मेदार है, दिग्विजय सिंह जिम्मेदार है। भारत के मुसलमानों की बात क्यों करने लगते हैं? क्योंकि दिग्विजय सिंह बयान देते हैं। और रही बात विधानसभा में खड़े होकर बुलडोजर की बात मुख्यमंत्री ने की है, तो भाई इसे तो उपलब्धि बताती है ना बीजेपी अपनी। रोहन गुप्ता जी, विपक्ष के जहन में सिर्फ यही सवाल रहते हैं कि जिसे आप अपनी उपलब्धि बताते हैं उसे आप अपनी मनमर्जी से चलाते हैं। जहां मन किया चला दिया, जहां मन नहीं किया वहां नहीं चलाया, छोड़ दिया। प्राची जी, आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि कहां पे अन्याय हुआ, जिसका जवाब कोई विपक्षी नेता नहीं दे पाया। आप बताइए ना किसको अन्याय हुआ? अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बुलडोजर चलना या सरकार? बिल्कुल, तहसील मैंने सही बोला कि पूरा जानकारी होनी चाहिए कि किसने उनको कब्जा करने दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि बुलडोजर का विरोध करें। आप इसको हिंदू मुस्लिम के नजरिया तो आप दे रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप देखिए, जब अपीजमेंट की बात हो रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान से बड़ा अपीजमेंट पॉलिटिक्स का उदाहरण क्या हो सकता है? यही तो तब से चला रहा है। मकान बनाने के लिए दोबारा टीएमसी की सरकार मकान गिरा, बीच में मत बोलिए अनुराग भाई, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता हूं। आप एक अच्छे वरिष्ठ वो हैं, बीच में बोल के अपनी इज्जत खत्म मत करिए। तोते की तरह मत बोलिए, बीच में नहीं अच्छा लगता। बोले रोहन जी, नहीं चाहता। आपको नहीं याद है? आपको डाउन रखिए अनुराग जी के बाद। बोले रोहन जी, बुलडोजर बीएचयू के आईटी सेल के लोगों इनको चुप करवाइए प्लीज। और प्राची जी, इनके साथ क्या डिबेट करें? इनको सुनना ही नहीं है। अनुराग जी की आवाज नहीं आ रही है। बोले रोहन जी, बोले। देखिए प्राची जी, बात सिर्फ यही है, जो आपने बिल्कुल सही सवाल, अन्याय कहीं नहीं हुआ वो बताइए। बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, जब एसआईआर होता है पश्चिम बंगाल में, तब क्यों विरोध किया जा रहा है? पुश बैक है। जैसे ही एसआईआर डिक्लेयर हुआ, आज बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे, लाइन लगा लगा के बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। क्या ये तस्वीरें को भी विपक्ष को नहीं लगता है कि उसके साथ करना चाहिए? आप उसका भी विरोध करें। जब आपकी खुद की राजनीति देश के ऊपर हावी होती है, वहां पे आपत्ति है। बिल्कुल, आपका काम है। सरकार की बात चल रही है तो मुमताज जी भी कुछ कह रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। मुमताज जी, जब ये बुलडोजर की बात चलती है और मुख्यमंत्री कहते हैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, माफिया सुधर जाएं, इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति हो सकती है। देखिए प्राची जी, बात बुलडोजर की नहीं है,
और गैर कानूनी कहीं है तो बिल्कुल कार्रवाई हो, कोई नहीं बोलता है। लेकिन जब कहीं दंगा होता है, कहीं कोई वाकया पेश आता है, तभी बुलडोजर बोलता है। ये क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और यही नहीं होना चाहिए कि वहां कोई झगड़ा हो गया इसलिए एक तबके का गिरा दो। इस पे लोग कहते हैं, और मैं तो बार बार कह चुका हूं प्राची जी, आपके शो में भी मैंने कहा है कि एक बार पूरे उत्तर प्रदेश की जांच करा ले यूपी सरकार और उसके बाद एक तरफ से बुलडोजर लगाए और सबको गिरा दे। ये क्या कि जब हादसा होगा फिर जांच होगी फिर बुलडोजर चलेगा, ये सब क्या तमाशा है? ये रोज रोज का क्यों उस पर सियासत होती है? अरे भाई जांच कराइए ना, जहां जहां इलीगल है जांच करा करके और एक बार में सारा बुलडोजर चला करके खेल खत्म कर दीजिए। उस पर राजनीति मत कीजिए। गैर कानून जहां पे है, जो चीज गैर कानूनी है वो तो गिरनी ही चाहिए। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर वाकये में एक तबके को निशाना बनाते हो, दूसरे की तरफ बुलडोजर नहीं जाता, तब उंगली उठती है। अभी आपने कहा कि कहां अन्याय हुआ, तो इलाहाबाद में प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब मेरे उस्ताद हैं, उनको 10 लाख का मुआवजा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले में दिया गया। उनका घर गिराया गया, उनके बेटी का घर गिराया गया। और मैं जानता हूं वो प्रोफेसर इंतहाई शरीफ इंसान, लेकिन उनका घर गिरा दिया गया, उनकी बेटी का, और वो रोड पे आ गए। उनकी पूरी लाइब्रेरी तबाह हो गई, जो 50 साल का उनका सरमाया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वो उर्दू में एचओडी थे। लेकिन आपके पास उदाहरण है और इसी आधार पर सवाल पूछा जाएगा। अभी रोहन जी से बस एक जवाब में ले लूं, फैज खान साहब से। मोहम्मद फैज खान साहब, ये जो सवाल है विपक्ष के जहन में तभी खड़े होते हैं ना जब इनको लगता है कि कार्रवाई एक तरफा है और कहीं बेवजह कार्रवाई हो गई। देखिए, कार्रवाई बिल्कुल एक तरफा नहीं है। कार्रवाई वहीं है जहां पर अपराध है। असल में ये लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में इतने मदमस्त हो चुके हैं, तो हर कार्रवाई जो देश के हित में होती है उसको मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के विरुद्ध बता देते हैं। सुनिए, अब मुख्तार और अतीक पर यदि कार्रवाई होती है तो विकास दुबे के ऊपर भी कार्रवाई होती है। दिशा पटानी के घर में जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी उनका भी एनकाउंटर किया जाता है। और जब शिफ्टिंग की बात आती है तो मस्जिद और दरगाहें भी शिफ्ट होती है, गुरुद्वारे और मंदिर भी शिफ्ट होते हैं। लेकिन ये नैरेटिव क्या चलाते हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, लेकिन मंदिर भी शिफ्ट हुए, गुरुद्वारे भी शिफ्ट हुए, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि केवल और केवल उनको तुष्टीकरण की राजनीति। अब नॉन टेक्निकल इन्होंने कैसी बात की, एक साथ सर्वे कराकर एक साथ तोड़ दो। अरे यार, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे जैसे इलीगल चीजें सामने आती है, अवैध चीजें सामने आती है, उस पर कार्रवाई होती है एक एक करके। पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे एक साथ तोड़ दे, फिर आप झूम पड़ोगे, इंटरनेशनल लेवल पर चले जाओगे कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, यह मुद्दा ले आओगे। मैं देखिए, यह दिग्विजय सिंह से कहीं अच्छा ओवैसी को मानता हूं, क्योंकि कम से कम ओवैसी इंटरनेशनल पर बात आती है ना तो अपने देश के हित पे बोलते हैं। और दिग्विजय सिंह, आरफा खानम शेरवानी, नेहा सिंह राठौर और यहां बैठकर मुमताज आलम रिजवी पाकिस्तान और बांग्लादेश को यह मौका देते हैं कि देखो भारत में बैठकर लोग भारत पर होने वाले मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है वो कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि बांग्लादेश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। तो हमारे ही लोग हमारे दुश्मनों को सबूत देते हैं यूएनओ में जाने के लिए, जो कि झूठे हैं। मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं हो रहा है भारत में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कम से कम ओवैसी साहब से कुछ सीख लो यार। मेरा बहुत उनसे वैचारिक विरोध है, कम से कम अंतरराष्ट्रीय मैटर्स पे वो आदमी बहुत सही है। दिग्विजय सिंह को उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। चले, मेरे पास पाकिस्तान की आर्मी इनके वीडियो चलाती है सबूत के लिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं आप सबको रोक रही हूं। मैं मुमताज जी रोक रही हूं आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।